Hello everyone, welcome to my new study blog. It's 9 p.m. now and I'm starting my night study session. But before starting my study, मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाऊंगी ताकि मेरे सारे टास्क और मेरा व्यू एकदम क्लियर हो जाए। तो मैं बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट और ये रही मेरी टू डू लिस्ट जिसमें मैंने अपने सारे टास्क नोट डाउन कर दी हैं। Now I am starting my first lot of study, that is disaster management lecture. ये है आपका सिलेबस डिजास्टर मैनेजमेंट। इट्स नॉट ओनली डिजास्टर मैनेजमेंट, पहले आपको लाइफ में डिजास्टर करना सीखना चाहिए, फिर धीरे धीरे जब डिजास्टर करना सीखे फिर मैनेजमेंट करना सीखे। एक नए ज्योग्राफी क्वेश्चन, ठीक है, एंड टू एंड देन ठीक है, so hazard has the potential to burn. मेरा लेक्चर हो चुका है ख़त्म और मैंने अपने सारे नोट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये रहे मेरे कंप्लीट नोट्स। फॉर मी नोट्स मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज मुझे अपने नोट्स से ही समझ में आता है। और यहाँ पे मैंने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह से मेरा आज का पहला स्टडी स्लॉट ख़त्म हो चुका है। और अभी बज रहे हैं रात के 12। मैं पीऊँगी थोड़ा सा पानी और लूँगी 5 मिनट का ब्रेक। After break, I am starting my second slot of study, that is my optional subject Hindi literature. सीधे हृदय से निकलते हैं और सीधे श्रोता के हृदय पर चोट करते हैं। कबीर के भाव ये सारे के सारे। इसके बाद मैं और एक दो लोग करना बेस्ट फ्रेंड। मैं तो चोट भी तो दो प्रकार की होती है ना। अब इस प्रश्न में चोट कैसे बनी ये देखना होगा। क्या दोनों चोट हो सकती है? दोनों चोट। श्रोता के जब सीधे चोट करते हैं। श्रोता में एक श्रोता तो वो है जिस पर आक्रमण कर रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे पंडित जी निकल रहे थे छोटी मोटी लगा के और वो अपना सिर उठाया हाथ। तो ये 1000 वर्षों में ये साहित्य की महानतम कवि है और उनकी महानता को यदि एक शब्द में समेटना हो, हमेशा दो वर्ग बनाए हैं। अब आप बताइए कि उपदेशात्मक कविताओं में से कौन सी ऐसी कविता हम कोट कर सकते हैं कि उपदेश पर प्रभाव पैदा नहीं हो रहा उससे? ईमानदारी से तो मेरा हिंदी लिटरेचर का लेक्चर हो चुका है ख़त्म और मैंने अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और मैं टिक कर देती हूँ अपने सेकेंड स्लॉट को क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना करंट अफेयर्स का थर्ड स्लॉट। बट उससे पहले मैंने पी कॉफ़ी और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ करंट अफेयर्स का स्लॉट और आज मैं पढ़ूँगी बजट के बारे में बिकॉज 2024-25 का बजट आ चुका है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी व्यू। और टोटल 10 चार्ट के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार सरकार का मकसद क्या है, सरकार मेनली किन चीजों पर फोकस कर रही है। ये 10 चार्ट के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा इस बजट के माध्यम से। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंटिन्यूटी है फिस्कल स्ट्रैटेजी को लेकर वो यहाँ पर मेंटेन किया गया और साथ ही साथ अगर आप इस पूरे बजट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कुछ डाइवर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ तो क्या चीजें कंटिन्यू की गई है। बेसिकली सरकार का जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, मतलब कि सरकार एक लिमिट से ज्यादा खर्चा ना करे, क्योंकि लिमिट से ज्यादा खर्चा करिए आप देख सकते हो 2024-25 में आई एम नॉट मेकिंग द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर बिकॉज जब मंथली मैगजीन मिलेगी तो उसमें इसके बहुत ही समराइज्ड नोट्स मिलेंगे और इस तरह से मेरा आज का करंट अफेयर्स का टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं करूँगी अपने केस स्टडी सेशन का स्लॉट जिसके लिए मैंने प्रिंट्स आउट्स पहले से ही निकलवा रखे हैं ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और इसमें बहुत ही लेंदी नोट्स बनेंगे, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं इसके प्रिंट आउट्स निकलवा लूँ।
मैं नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ, बट करंट अफेयर्स या फिर केस स्टडी के नहीं, क्योंकि ये लगातार चेंज होते जाएंगे और ये बाद में मेरे उतने काम नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैं इन्हें मैगज़ीन से करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं चाय पीने के लिए आ चुकी हूँ बाहर और कुछ खाने पीने के लिए भी, पर यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे शॉप्स भी ज़्यादा खुली नहीं है, तो मैं आ गई हूँ रूम। और रूम आके मैंने अपने लिए बनाई चाय और पोहा, और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना रिवीजन का स्लॉट। मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ अपनी एथिक्स की क्लास, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स के चैप्टर के बारे में मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर फ्रॉम कंडक्ट। जितना भी होता है वो बिहेवियर बेस्ड होता है, उसमें आपका बिहेवियर मैटर करता है, बट कोड ऑफ एथिक्स में आपका एक्शन ही मैटर करता है, इसलिए ये एक्शन बेस्ड है। ये इट्स प्रमोट इंटेग्रिटी एंड फेयरनेस इन पब्लिक डीलिंग, वर्क कल्चर को भी प्रमोट करता है। Then there are some differences between the code of conduct and code of ethics, just like I told you previous. There is some differences between the implementation of code of conduct. Like a civil servant should be adequate trained about the codes and information and all the. There is a resistance to adopting these codes, posing barrier for these actions. और यहाँ पे मेरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन के बाद अब मेरा सिर्फ और सिर्फ लास्ट टास्क बचा है, डैट इज़ असाइनमेंट। मैं अपने असाइनमेंट्स लिखूंगी और ये रहे मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चंस। दोनों एथिक्स के ही असाइनमेंट लिख रही हूँ मैं। और मेरे आज के असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गए हैं, और इस टास्क के साथ मेरे आज के जितने भी टास्क हैं, मेरे स्टडी सेशन का सारे टास्क मैंने कर लिए हैं कंप्लीट, और अपने स्टडी सेशन में अब करूँगी ख़त्म। मैंने आज कुछ ज़्यादा ही टास्क रख लिए थे, लेकिन मेंस के लिए टाइम भी बहुत ही कम बचा है, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कम टाइम पे अगर हार्ड वर्क नहीं किया तो मैं रह जाऊँगी। और इस तरह से मैं आज के स्टडी सेशन ख़त्म कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं हिंदी लिटरेचर की एक स्टोरी पढ़ूंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाके मेरे पास रख देता, और मुझे भी इसकी आदत हो गई, और अब वह फूल मुझे संजय की उपस्थिति का आभास दिला। If you like this study blog, please like, share, subscribe and don't forget to subscribe my channel. Thank you.